नमस्कार, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही आप सबों की प्रिपरेशन। दोस्तों, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी तरीके से हो रही होगी। आज का हमारा टॉपिक है बिहार के उत्पादों की सूची जिसे जीआई टैग दिया गया है। हालांकि इसको लेकर जानकारी हमने कई बार आपको दिया है, लेकिन इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी एक ही जगह मिलेगी। अगर यहाँ से कोई भी प्रश्न एग्जाम में बनता है तो निश्चित तौर पर एक अंक आपके हाथ में होंगे। कई छात्रों ने इसकी डिमांड किया था कि सर बिहार को लेकर जो जीआई टैग एक टॉपिक है, इसको एक ही वीडियो में कंप्लीट कीजिए ताकि बेहतर तरीके से वो समझ आ सके। तो उसी डिमांड पे ये आपके समक्ष हाजिर है। कंप्लीट जानकारी आपको इस टॉपिक से दिया जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद आपको कहीं से भी कोई भी जानकारी लेने की आवश्यकता है, खास करके जीआई टैग के संदर्भ में बिहार को ध्यान रखते हुए। देखिए, यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं, जैसे कि इनमें से कौन सा उत्पाद है जिसे जो बिहार से संबंधित है जिसे जीआई टैग दिया गया। और प्रश्न इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हम बात करें अगर सिलाव खाजा की, तो सिलाव खाजा को किस वर्ष से जीआई टैग दिया गया। अच्छा, एक जानकारी यहाँ पर यह भी है कि देखिए, मैं इसको लाने ही वाला था कि रिसेंटली जो बीपीएससी टीचर वाला जो एग्जाम हुआ, वहाँ पर सिलाव खाजा से संबंधित एक प्रश्न पूछ लिया गया। ये कंटेंट तैयार ही था और क्लास हम लेने ही वाले थे, और कुछ छात्रों ने टेलीग्राम पे कुछ इमेजेस भेजे थे जो कि शिक्षक भर्ती वाला जो एग्जाम हुआ रिसेंटली, वहाँ पर सिलाव खाजा से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है। अच्छा, इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यही वो प्रश्न है जो एग्जाम में पूछा गया था। तो विस्तृत तौर पर अगर आपको जानकारी रही होगी तो निश्चित तौर पर ये एक आसान सा सवाल था, आपने इसको सही किया होगा। तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको बता दूं कि जो बिहार को जीआई टैग मिला है अब तक, ये 3 कैटेगरी में जीआई टैग मिला है। ये 3 कैटेगरी कौन-कौन से हैं? आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहली कैटेगरी है खाद्य पदार्थ, दूसरी कैटेगरी है हस्तकला और तीसरी कैटेगरी है कृषि। ये 3 कैटेगरी में बिहार को अब तक जीआई टैग मिला है और इसको लेकर विस्तृत जानकारी अब आपके समक्ष है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिलाव खाजा की। ठीक है, सिलाव खाजा खाद्य पदार्थ कैटेगरी में एकमात्र बिहार का उत्पाद है जिसे जीआई टैग मिला है। अच्छा, सिलाव खाजा को आप लोगों ने देखा होगा तस्वीर में, यहाँ पर पुनः आप देख सकते हैं, ये किसी दुकान की तस्वीर है। मुझे नहीं मालूम ये कहाँ की तस्वीर है, इंटरनेट पे मुझे मिला। अगर आप लोग जानते हैं बिहार में ये कहाँ की तस्वीर है तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। मुझे मालूम है कि शायद ये बिहार का ही तस्वीर है, लेकिन ये कहाँ की है बिहार की वो मुझे नहीं मालूम। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बारे में बात करते हैं। जैसे सिलाव जो एक शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, एक्चुअली सिलाव नालंदा जिले में एक स्थान है और उसी के बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि बिहार के नालंदा में सिलाव नामक स्थान है और इस स्थान पर खाजा जो मिठाई है वो बेहद प्रसिद्ध है। इसलिए इस मिठाई को सिलाव के खाजा के नाम से जाना जाता है। अच्छा, आप सभी जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र में जब कोई चीज बहुल मात्रा में हो, बहुत अधिक प्रचलित हो, बहुत अधिक फेमस हो, तो उस चीज को उस एरिया के नाम से भौगोलिक दृष्टिकोण को देखते हुए वो नामांकन किया जाता है। मतलब ऐसा अमूमन होता है समाज में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी प्रसिद्धि के कारण ही इस खाजा का नाम पड़ गया सिलाव खाजा। आपको बता दूं कि यहाँ का जो खाजा ये बेहद खास होता है, जिसमें 52 परतें या होती या फिर जो 52 लेयर होते हैं। यानी कि कहने का सेंस यहाँ पर यह है कि इसका निर्माण में जो सामग्रियां इस्तेमाल होती है, खास करके ये यहाँ पे हमने लिखा है कि आटे, मैदा, चीनी, इलायची आदि का प्रयोग होता है। तो इसको बनाने में आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक प्रकार से अगर आपने पेटीज खाया होगा, बहुत लोग पेटीज खाते हैं, पेटीज में जिस प्रकार से लेयर होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमने वो भी लिख भी दिया है कि पेटीज की तरह दिखाई देने वाला एक कह सकते हैं मिठाई है। तो इसी प्रकार का खाजा होता है, हालांकि ये कुछ ज्यादा ही मीठा होता है खाजे की अगर हम बात करें। हालांकि समान रूप से नॉर्मली जो बिकते हैं बिहार में खाजा वो कुछ अलग तरीके का दिखते हैं, लेकिन ये थोड़ा स्पेशल है। इसमें जो लेयर होते हैं वो 52 लेयर होते हैं। अच्छा, यहाँ से कुछ चीजें आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसे जीआई टैग कब मिला। तो वर्ष 2018 में सिलाव खाजा को जीआई टैग दिया गया था और बिहार से ये एकमात्र ऐसा उत्पाद था जिसे कि जीआई टैग मिला। और इसका जो मूल संबंध है ये बिहार के नालंदा जिले में एक स्थान है सिलाव, यहीं से ये संबंधित है। तो यहाँ से इतनी सारी चीजें फिलहाल बेसिक सी पॉइंट है, ये तमाम चीजें ध्यान रखना आपको। अब अगले कैटेगरी में हम बढ़ेंगे, जो हमारा अगला कैटेगरी है हस्तकला, उसको देखेंगे। लेकिन उससे पहले और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जीआई टैग के बारे में या फिर इससे संबंधित वैसे पॉइंट के बारे में जो एग्जाम में पूछे गए, जो इंपॉर्टेंट है, जो आने वाले समय में भी पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले जीआई टैग का पूरा नाम क्या होता है? तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग और हिंदी में भौगोलिक संकेतक टैग। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि भारतीय संसद ने 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत
ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स लागू किया था और इसी आधार पर भारत के किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाली किसी भी वस्तु या फिर उत्पाद को संबंधित राज्य या फिर भौगोलिक क्षेत्र को उसका मतलब कह सकते हैं अधिकार दिया जाता है, कानूनी अधिकार दिया जाता है। यहाँ पर हमने लिख भी दिया है, ठीक है। तो ये आपको समझना है, 1999 के एक्ट के आधार पर ही किसी वस्तु या फिर उत्पाद को जीआई टैग दिया जाता है। आगे कुछ पॉइंट है कि जीआई टैग मिलने से किसी वस्तु या फिर उत्पाद की जिसे जीआई टैग दिया जाता है या फिर जिसे जीआई टैग मिलता है उससे उसकी इंटरनेशनल मार्केटिंग आसान होती है। और हमने कई बार आपको ये भी जानकारी दिया है, किसी वस्तु या फिर उत्पाद को जो जीआई टैग मिलता है वो 10 वर्ष की अवधि के लिए मिलता है। अर्थात कहने का सेंस यहाँ पर यह है कि 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष जब ये वैलिड रहता है, उसके बाद जब ये अवैध होता है तो उसके बाद अगर जीआई टैग पुनः लेना चाह रहे हैं वो वस्तु या फिर उत्पाद, तो जिसे वो मिला हुआ था वो दोबारा से उसके लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे और पुनः से ये वैध हो जाएगा, ठीक है। और जीआई टैग रजिस्ट्री का जो मुख्यालय है ये चेन्नई तमिलनाडु में, ये भी हमने आपको बताया था। एक और पॉइंट है जो काफी इंपॉर्टेंट है, पहला उत्पाद दार्जिलिंग चाय है जिसे कि 2004 में जीआई टैग दिया गया था। तो इससे संबंधित जो कॉमन प्रश्न है जो पूछे जा सकते हैं वो संग्रह हमने यहाँ पर किया, ध्यान रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले आपको एक बुक के बारे में मैं जानकारी देने वाला हूँ। ये बुक मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। चलिए इस बुक के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। आप सबसे पहले इसके कवर पेज को देख लीजिए, ये कवर पेज है इस बुक का। और इस बुक की बात करें, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, इसमें प्रीवियस ईयर जो कि बीपीएससी का प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र है उसका संग्रह किया गया और ये इंग्लिश मीडियम है। और जितने भी छात्र इंग्लिश मीडियम में कंटेंट ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाते हैं कि सर इंग्लिश में हमें चाहिए, तो उनके लिए ये बुक काफी ज्यादा मददगार साबित हो सकती है। ये बुक पर्सनली मुझे इसलिए भी पसंद है क्योंकि जो हमारा पैटर्न है करंट अफेयर्स का या फिर जो भी हमारे मटेरियल है जो हम आपको देते हैं, पहले उसमें प्रश्न होता है, नीचे उसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन होता है। तो ये बुक इतनी जो मोटी आपको दिख रही है इसी वजह से, क्योंकि इसमें कंटेंट भर भर के दिया गया है। जो भी इंग्लिश मीडियम वाले छात्र हैं जो बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, इस बुक को आप नजदीकी बुक स्टॉल से परचेज कर सकते हैं। इसमें बीपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर का संग्रह किया गया है, जो कि आपको मैं बता दूं इसमें 40वीं बीपीएससी एग्जाम जो कि 1995 में हुआ था, तब से लेकर 2023 में जो 69वीं बीपीएससी एग्जाम हुआ उसके प्रश्नों का इसमें संग्रह किया गया है और सारे प्रश्नों का विस्तृत तौर पर इसमें एक्सप्लेनेशन डाला गया है। निश्चित तौर पर यह बुक आपके लिए कारगर साबित हो सकता है। इस बुक के बारे में आपको ये भी बता दूं कि ये जो बुक है, आप यहाँ पर आई होप कि दिख रहा होगा, ये आप देख रहे हैं कि ओसवाल बुक एक पब्लिकेशन है, ओसवाल बुक, ना कि ओसवाल पब्लिकेशन, ठीक है। आपको ये चीज ध्यान रखना, कवर पेज को ध्यान रखिए, यही बुक आपको बुक स्टॉल से परचेज करना है जो भी छात्र इंग्लिश मीडियम वाले हैं खास करके। इसका लिंक मैं यहाँ पर, ये जो बुक का लिंक है वो अमेजन का लिंक है, मैं यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग चाहें तो वहां से भी इस बुक को परचेज कर सकते हैं। अच्छा, इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। यही वो बुक है। चलिए इसको हम फिलहाल साइड में रखते हैं, अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो हमसे पूछ सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम टॉपिक पे आते हैं। अब यहाँ पर हमारा दूसरा है सुजनी कढ़ाई, इसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरे टॉपिक के अंतर्गत हम देखने वाले हैं कि जो पहला उत्पाद जो कह सकते हैं खाद्य पदार्थ कैटेगरी में था, सिलाव खाजा था। अब दूसरी कैटेगरी हमारी है हस्तकला। अब यहाँ से हम हस्तकला के बारे में चीजों को देखने वाले हैं, हस्तकला में क्या क्या चीजों को बिहार से जीआई टैग मिला है, ठीक है। तो इसमें एक आता है नाम सुजनी कढ़ाई का। सुजनी कढ़ाई के बारे में सबसे पहले यहाँ पर इस तस्वीर को देख के समझिए। आप लोगों ने अपने घर में, गांव में दादी नानी को इस प्रकार का एक फ्रेम के माध्यम से, यहाँ पर एक स्क्रू लगा होता है, इस फ्रेम के माध्यम से उसमें कपड़े को टाइट किया जाता है और सुई धागे से कुछ मतलब आकृतियां धागे के माध्यम से यहाँ पर बनाई जाती है, जो आप यहाँ पर इस तस्वीर में आई होप कि प्रॉपर आपको दिख रहा होगा। तो यही है सुजनी कढ़ाई। आई होप कि आप इसे समझ चुके हैं। इसी प्रकार से पूरी जानकारी हम आपको यहाँ पर देंगे, अच्छा लगेगा आपको, देखिए ध्यान से, ये सारी चीज आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। तो सुजनी कढ़ाई का जो संबंध है मूल रूप से बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से है और ये बिहार के मुजफ्फरपुर के भूसरा गांव से उत्पन्न हुआ एक गांव है मुजफ्फरपुर में, भूसरा गांव। तो इसका जो मूल रूप से संबंध है वो आपको ध्यान रखना है, मुजफ्फरपुर से ही है, मुजफ्फरपुर का भूसरा गांव से। अच्छा, अगर हम बात करें इसे जीआई टैग कब मिला, तो 21 सितंबर 2006 को इसे यानी कि सुजनी कढ़ाई को जीआई टैग दिया गया था। तो आई होप कि आप सुजनी कढ़ाई के बारे में यहाँ से चीजों को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला हम हस्तकला की बात करें तो सिक्की ग्रास।
जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। हालाँकि कई सारे लोग इस नाम को लेकर परिचित नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर तस्वीर को जब आप देखेंगे तो आप चौंक जाएँगे। सिक्की ग्रास जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, हम लोग इसे सीमांचल में, जैसे यहाँ पर आपको तस्वीर में दिख रहा है, हम लोग सीमांचल में इसे एक जो यहाँ की प्रचलित भाषा है, इसे लगरी बोलते हैं, लगरी, ठीक है? यो आपको यहाँ पर दिख रहा है। अगर बड़ा हो मतलब छोटा हुआ तो ये जो सिक्की ग्रास से बना जाता है, अगर छोटा हुआ तो उसे हम लोग लगरी बोलते हैं। सीमांचल में बेसिकली मतलब हर जगह इस तरह बोला जाता है। मतलब देखिए 20 मील पे भाषा चेंज हो जाती है, ठीक है? भाषा या फिर यूँ कहें बोली चेंज हो जाती है। भाषा नहीं बोल सकते बल्कि बोली बोल सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे क्षेत्र में इसे लगरी बोला जाता है और जो बड़े साइज़ का हो, बड़ा साइज़ का जो इतना बड़ा हो या फिर इससे बड़ा होता है, जो ख़ास करके अनाज रखने के लिए इस्तेमाल होता है, उसे हम लोग बोलते हैं धम्मा, धम्मा, ठीक है? तो हम लोग का एक घरेलू भाषा है, इस पे ध्यान मत दीजिएगा। तो ये सिक्की ग्रास कला के ही अंतर्गत ये हस्तकला है, इसके अंतर्गत ये तमाम चीज़ों का निर्माण किया जाता है। जहाँ पर आप देख रहे हैं, एक बहन और माताजी ये इसका निर्माण कर रही है, ठीक है? तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब आते हैं इसके बारे में चीज़ों को विस्तार से समझते हैं। दरअसल सिक्की घास से वस्त्रें बनाने की कला बिहार प्रांत की एक प्राचीन कला है। सिक्की एक तरह की घास है, जिसे कि हम लोग खर भी कहते हैं। खरपतवार आप लोगों ने सुना होगा, सीमांचल में हम लोग इसे खर कहते हैं। तो इसी के माध्यम से मिथिलांचल में नदी और तालाबों के किनारे ये अधिक पाई जाती है, इसी के माध्यम से इसका निर्माण होता है। हालाँकि मिथिलांचल के अतिरिक्त सीमांचल में भी ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है और इसका निर्माण कार्य होता है। आपको ये बता दूँ कि इसे जीआई टैग मिला था 23 नवंबर 2007 को। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये रहे बात यहाँ पर सिक्की ग्रास से संबंधित। अब हम आगे चलते हैं, हमारा जो अगला हस्तकला है वो है मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग बीपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक है। कई बार यहाँ से आपके मेंस एग्जाम में भी प्रश्न बने हैं, तो चीज़ें आपको ध्यान से देखना है, समझना है। जब इसके बारे में आप विस्तार से पढ़ेंगे, तो जो चीज़ें हमने यहाँ पर लिखी है, ये आपको बहुत कम लगेगा। यहाँ पर हमने जो इम्पोर्टेंट है, जो मुझे लगा कि यहाँ पर आपको अगर लिख के दिखाया जाए, तो आपको समझने में थोड़ी-सी आसानी होगी। लेकिन ये जो मधुबनी पेंटिंग है, इसके बारे में जब पढ़ेंगे, तो पूरा विस्तार से जब आप चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, तो वो कहीं ज़्यादा आपको नॉलेज देगा, ठीक है? तो वो एक अलग विषय है, जब मेंस की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो उसको भी पढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमने थोड़ा-सा इसके बारे में लिखा है, जो जानकारी आप यहाँ पर देख रहे हैं। मधुबनी पेंटिंग से आप लोग भली-भाँति परिचित होंगे, इस तस्वीर में आप यहाँ पर देख रहे हैं। दरअसल मधुबनी पेंटिंग या फिर मधुबनी चित्रकला की बात करें, जिसे मिथिला चित्रकला भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है और ये बिहार के मिथिला क्षेत्र की एक प्रमुख कला परंपरा है। इसके बारे में ध्यान रखना कि बिहार के दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी एवं नेपाल की कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला है यह। प्रारंभ में रंगोली के रूप में रहने के बाद यह कला धीरे-धीरे आधुनिक रूप में कपड़े, दीवारों एवं कागज पर अब उतर आई है। तो इसके बारे में जब आप वर्णन करेंगे मेंस एग्जाम राइटिंग में, तो हालाँकि हमने कुछ में पहले इस मेंस एग्जाम को लेकर चीज़ें आपको प्रोवाइड किया भी था, वहाँ पर इस प्रश्न को हमने विस्तृत तौर पे आपको बताया था। जैसे कि मधुबनी पेंटिंग हो गया, पटना कलम शैली हो गया, पटना चित्रकला हो गया, इस तरह की चीज़ें विस्तार से आपको पढ़ना चाहिए, यहाँ से प्रश्न कॉमन रूप से बनते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग कब मिला, तो वर्ष 2007 में मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग मिला था। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं, अगला है हमारा अल्पिक या फिर यूँ कहें खटवा। देखिए इसे अल्पिक जो ना, अच्छा यहाँ पर सबसे पहले आप ये तस्वीर देख लीजिए। ये आखिर है क्या? चलिए इसे हम आपको समझाते हैं इस प्रकार से। अच्छा पहले यहाँ पर हम टॉपिक पे ही आपको ये कंप्लीट करा दें, उसके बाद ये चीज़ें आप खुद ब खुद समझ जाएँगे। देखिए इसे पिपली का काम या फिर अल्पिक वर्क के भी नाम से जाना जाता है। इस कला में एक कपड़े के डिज़ाइन के अनुसार कपड़े को डिज़ाइन के अनुसार काट कर दूसरे कपड़ों पर सिलाई करके खूबसूरती से सुसज्जित किया जाता है। आई होप कि अब आप इसे समझ चुके हैं। देखिए कपड़े को है डिजाइन के रूप में काटा जाता है और दूसरे कपड़े पर रखकर इसको इस प्रकार से सिलाई किया जाता है, वो एक आकृति लेती है, वो मतलब देखने में सुंदर होता है, मतलब सुसज्जित करके इसका निर्माण किया जाता है। तो उसी चीज को लिखा गया कि सिलाई करके खूबसूरती से सुसज्जित किया जाता है। देखिए खटवा का जो उपयोग है मुख्य रूप से डिजाइनर टेंट, जो टेंट के ऊपर जो खास करके शमियाना वगैरह लगा रहता है उसमें, छतरियां और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर शमियाना हमने लिख दिया है कि छतरियां शमियाना आदि बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है मूल रूप से। और घर वगैरह में खास करके देखते होंगे छोटे-छोटे इस तरह के, मतलब इस तरह का डिजाइन बना के लगाया जाता है। तो इस प्रकार से मतलब सुसज्जित करने के लिए इसका निर्माण किया जाता है बिहार में। इसे ही ये कला को कहा जाता है अल्पिक या फिर खटवा। अच्छा आपको ध्यान रखना है 2016 में इसे जीआई टैग दिया गया था। ठीक है? आई होप कि अब ये टॉपिक यहाँ पे क्लियर है। अब यहाँ पर हमारा अगला आता है छठा, भागलपुरी सिल्क। भागलपुरी सिल्क को समझने के लिए हमें इससे बढ़िया उदाहरण कहीं नहीं मिला। मतलब सिल्क की जो साड़ी है,
वो काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस है और इसे आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि भागलपुर को रेशम शहर या फिर सिल्क सिटी के भी नाम से जाना जाता है। भागलपुरी सिल्क साड़ी को टसर सिल्क भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, कन्फ्यूज़ ना कीजिएगा। इसलिए यहाँ पर हमने ये भी लिख दिया। दरअसल प्राकृतिक रंगों से इस रेशम को तैयार किया जाता है और इसके निर्माण की अहिंसक प्रक्रिया के कारण इससे रेशम को शांति रेशम भी कहा जाता है। दरअसल जो रेशम प्राप्त करने की जो तकनीक है, जो पुरानी तकनीक है, वो कुछ और ही है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें प्राकृतिक रंगों से इस रेशम को तैयार किया जाता है। देखिए कोकून जो होता है उससे रेशम प्राप्त किया जाता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इसमें कुछ अलग ही प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में रेशम का जो निर्माण होता है, ये अहिंसक प्रक्रिया है और इसी वजह से इसे शांति रेशम भी कहा गया है। और आपको ये ध्यान रखना है 2023 में, सॉरी 2023 नहीं बल्कि 2013 में जीआई टैग दिया गया था भागलपुरी सिल्क को, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। आप ये मत बोलिएगा कि भागलपुरी सिल्क साड़ी को जीआई टैग दिया गया था, बल्कि आपको ये बोलना है भागलपुरी सिल्क को 2013 में जीआई टैग दिया गया था। अब अगला हमारा इसमें आते हैं अगली कैटेगरी में कृषि में, ठीक है? अब तक जो 6 उत्पाद हम देखे वो एक तो पहला वाला था खाद्य उत्पाद और दूसरा था हस्तकला से संबंधित। अब यहाँ पर हमारा है कृषि कैटेगरी। कृषि कैटेगरी में पहला उत्पाद है जर्दालू आम जिसे जीआई टैग दिया गया है। जर्दालू आम के बारे में चीजें हम आपको बताएंगे। पहले यहाँ पर उसको देख लीजिए कि भागलपुरी जर्दालू आम भागलपुर में उगाए जाने वाले आम की एक अनोखी किस्म है। देखिए ये जर्दालू आम जो मुख्य रूप से भागलपुर से संबंधित है उसे भागलपुरी जर्दालू भी कहा जाता है। यह फल में अत्यधिक पोषक तत्व होते हैं और ये आकर्षक सुगंध इसमें पाए जाते हैं। यह उन लोगों के लिए बहुत ही सुरक्षित फल माना जाता है जिन्हें कि मधुमेह है या फिर जिनका पाचन तंत्र खराब है। तो इस वजह से इस आम की जो प्रसिद्धि है वो बहुत ही ज़्यादा है और विदेशों में भी इसे सप्लाई किया जाता है, भेजा जाता है। और आपको बता दूं कि 2018 में इसे जीआई टैग दिया गया था। अच्छा यहाँ पर अगला पॉइंट है आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका ये आम का वैज्ञानिक नाम है जो कि आपको ध्यान रखना है। आइए यहाँ पर इस तस्वीर के माध्यम से समझते हैं। तो जर्दालू आम जो होता है ऊपर और नीचे से ये चपटा दिखता है, हल्का लंबा जरूर होता है लेकिन ये चपटा दिखता है। ये आपको ध्यान रखना है। मूल रूप से ये भागलपुर से संबंधित है, इसलिए भागलपुरी जर्दालू शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो ये चीजें जर्दालू आम से संबंधित आपको ध्यान रख लेना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा है कतरनी चावल। जर्दालू आम, मगही पान, कतरनी चावल ये सभी को 2018 में ही जीआई टैग दिया गया था। तो कतरनी चावल की बात करें, ये कृषि कैटेगरी में जो उत्पाद है जिसे जीआई टैग दिया गया, तो कतरनी चावल भारत के बिहार का सबसे प्रचलित और बेहतरीन गुणवत्ता वाला सुगंधित चावल है। इसी गुण के कारण यह चूड़ा चूड़ा आप सभी जानते होंगे जो कि एक अच्छा आप लोग हम लोग बिहार से हैं तो चूड़ा समझते ही होंगे, जैसे चूड़ा दही खाते हैं वो पतला पतला होता है, चावल का ही बनता है। तो पीटा हुआ चावल इसे यहाँ पर हमने, जो लोग नहीं जानते हैं तो उनके लिए यहाँ पर हमने लिख दिया है, इसके बनाने के लिए इसे मतलब इसे बनाने के लिए प्रयुक्त है या फिर प्रसिद्ध है। अच्छा यहाँ पर ऐसा लिखने का रीजन यह है कि जहाँ पर मैं रहता हूँ हमारे घर में एक रेंटर थे केरल के, मतलब केरल बहुत दूर है, वो जीविका में कार्य करते थे। तो उन्हें जब मैंने एक बार नाश्ता के लिए बुलाया तो ये संयोग से हम लोग खा रहे थे। वो एक पर्व होता है जनवरी के आसपास, 14 जनवरी को आप लोग जानते होंगे, मकर संक्रांति। तो उसमें जैसे कि नाश्ता हम लोग करते हैं, खाते हैं, चूड़ा दही भी खाया जाता है। तो वो चूड़ा पहली बार देखे थे, तो थोड़ा आश्चर्यचकित हो रहे थे, इस वजह से ही हमने यहाँ पर इसको इंडिकेट कर दिया है, ठीक है? तो अभी समय ऐसा है कि जैसे टीचर एग्जाम की ही बात करें तो अन्य राज्यों के छात्र भी, छात्र-छात्राएँ भी इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि समझ से बाहर होता है। जैसे एक कॉल आया था मुझे पश्चिम बंगाल से, मतलब मुझे बंगाली बिल्कुल नहीं आती है और इतना मतलब एक लड़का था और प्योर मतलब बंगाली में बोल रहे थे वो भाई साहब, कोर्स के बारे में, कोर्स परचेज़ करने के बारे में जो एप्लीकेशन पे चल रही है। और मुझे कुछ चीज़ें समझ में बिल्कुल नहीं आ रही थी, कुछ चीज़ें आ रही थी। उनका जो आवाज़ था वो मुझे बहुत प्यारा लगा, बहुत मधुर था। मतलब 50% मुझे समझ में आता था, 50% नहीं आता था। तो मतलब इस तरह का है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर इस चीज़ को लिख दिया है। हालाँकि हम लोग बिहारवासी, बिहार, यूपी लगभग इधर एरिया में मतलब हमारे क्षेत्र में ये चीज़ें काफ़ी प्रसिद्ध है, आप लोग जानते भी होंगे। अच्छा कतरनी चावल को जीआई टैग मिला था 2018 में और चावल का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है ओरिजा सैटिवा, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ओरिजा सैटिवा चावल का वैज्ञानिक नाम होता है। कतरनी चावल आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं, ये जो इमेज है ये कतरनी चावल का, ये धान है, धान से ही चावल बनता है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए अब यहाँ पर हमारी अगली कैटेगरी नहीं बल्कि इसी में
कृषि कैटेगरी में जो अगला उत्पाद है वो है मगही पान। मगही पान, आप यहाँ पे पान की खेती को तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। दरअसल पान के जो पत्ते होते हैं, पान के पत्ते कैंसर रोधी यौगिकों का एक समृद्ध स्रोत है। आपको बता दूं कि विशिष्ट रूप से मगही पान में फेनोलिक यौगिक की उपस्थिति होती है। इसी वजह से इसे एक अद्भुत पौधा ये बनाती है, जिस वजह से इसकी प्रसिद्धि भी है। और इस मामले में जो मगही पान है वो कहीं ज्यादा आगे है। ठीक है, तो इस वजह से आपको ध्यान रखना है, इसे जीआई टैग दिया गया था 2018 में। अगर हम बात करें ये कहाँ पर मूल रूप से इसकी खेती होती है, तो मगध में मुख्यतः 3 जिलों में पान की खेती होती है। वे जिले हैं नालंदा, नवादा, नालंदा तथा औरंगाबाद। मतलब इस एरिया में कोई मतलब फिक्स नहीं है कि सिर्फ औरंगाबाद में होता है। वो मतलब जैसे कि मान लीजिए एक पिछले वीडियो में हमने जो चर्चा किया था, पिछले वीडियो में जो बिहार में महोत्सव हुए थे, वहां पर हमने आपको जानकारी दिया था कि अंग प्रदेश जो कि भागलपुर और मुंगेर का सम्मिलित क्षेत्र है। कुछ क्षेत्र उसमें भागलपुर के हैं, कुछ उसमें मुंगेर के भी है। तो उसी प्रकार से आपको ध्यान रखना, नालंदा, नवादा और औरंगाबाद के क्षेत्र में मूल रूप से मगही पान की खेती मतलब अधिक पैमाने पर वहां पर होती है। अब यहाँ पर हमारा अगला है कि पान के पत्तियों का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आपको बता दूं कि पान के पत्तियों का वैज्ञानिक नाम है पाइपर बीटल, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो ये कृषि कैटेगरी में हमारा उत्पाद था मगही पान। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो उत्पाद है वो है शाही लीची। शाही लीची को आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये है शाही लीची। और यह फल मुख्यतः पूर्व में मुजफ्फरपुर तथा इसके पड़ोसी जिलों में पूर्वी चंपारण, वैशाली, समस्तीपुर और बेगूसराय आदि में उगाया जाता है। ठीक है, ये वैसे जिले हैं जहाँ पर भरपूर मतलब इसका उत्पादन होता है। और आपको बता दूं कि जर्दालू आम, कतरनी चावल, मगही पान, जो अभी जानकारी हमने दिया, जर्दालू आम, कतरनी चावल, मगही पान, ये तीनों कृषि कैटेगरी में बिहार से जीआई टैग प्राप्त उत्पाद है। इसके बाद यह फल यानी कि लीची जो है, ये बिहार का चौथा कृषि उत्पाद है जिसे जीआई टैग मिला है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं शाही लीची की। तो शाही लीची बिहार का चौथा उत्पाद है जिसे जीआई टैग मिला कब, तो 2018 में। और भारत में लीची के कुल उत्पादन का 74% जो योगदान है वो बिहार का है। कहने का सेंस यहाँ पर यह है कि जो भारत में जितनी भी लीची का उत्पादन होता है, सर्वाधिक जो उसमें भागीदारी है वो बिहार की है। नवीनतम आंकड़ों के आधार पर 74% योगदान बिहार का। अच्छा, लीची का वैज्ञानिक नाम क्या है, यह भी आपको ध्यान रखना है। लीची का वैज्ञानिक नाम है लीची चिनेसिस, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो चौथा उत्पाद हुआ कृषि कैटेगरी का। कृषि कैटेगरी में शाही लीची जिसे जीआई टैग दिया गया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं मिथिला मखाना के बारे में। मिथिला मखाना के बारे में चीजें यहाँ पर दर्शाई गई हैं। और तस्वीर में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मखाना की खेती कैसे हो रही है। मखाना की खेती खेतों में पानी इकट्ठा करके तालाबों में इस प्रकार से की जाती है। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, बड़े बड़े पत्ते होते हैं, उसके नीचे मखाना होता है। यहाँ पर तस्वीर में आप मखाना को देख रहे होंगे, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। विभिन्न प्रोसेस से गुजरने के बाद ये खाने लायक होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बारे में चीजों को देख लेते हैं। बिहार के मिथिला क्षेत्र और नेपाल में उगाया जाने वाला एक विशेष किस्म का ये मखाना है। और आपको बता दूं कि पान, मखान और मच्छ यानी कि मछली, ये मिथिला की 3 प्रतिष्ठित सांस्कृतिक पहचान है। ये आपको ध्यान रखना है, ये मिथिला में प्रसिद्ध है ये कहावत, पान, मखान और मछली। मक्खन और मछली ये मिथिला की 3 प्रतिष्ठित सांस्कृतिक पहचान है, जो कि आपको ध्यान रखना, विशेष गुणों के कारण ही अभी इसे जीआई टैग दिया गया। और ये बिहार का 5वां कृषि उत्पाद है जिसे जीआई टैग दिया गया है। अच्छा, इसको लेकर चीजें बहुत दिनों से चल रही थी। पहले ये डिसाइड हुआ, एक तो ये जान लीजिए 2021 में दिसंबर में इसे जीआई टैग दिया गया है। तो अब यहाँ पर आपको ये बता दूं कि इसको लेकर जो बातें चली कि पहले जो इसका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो दिया गया था वो बिहार मखाना, उसमें नाम दिया गया था। लेकिन बाद में इसमें संशोधन किया गया, उसे नाम दिया गया मिथिला मखाना। यानी कि मखाना का जो जीआई टैग मिला हुआ है वो मिथिला मखाना के नाम से मिला है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना है। अब यहाँ पर मखाना की अगर हम बात करें तो अंग्रेजी में इसे फॉक्स नट कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है, आप लोग बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, अंग्रेजी में इसे फॉक्स नट कहा जाता है। लेकिन अगर हम बात करें इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो यूरियल फेरोक्स इसका वैज्ञानिक नाम है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। चलिए, ये रही बात यहाँ पर मिथिला मखाना की। 2021 में दिसंबर महीने में कृषि कैटेगरी से संबंधित ये 5वां उत्पाद था बिहार से जिसे जीआई टैग मिला। रिसेंटली अब हम आ चुके हैं मरचा चावल पे, जिसे अभी जीआई टैग दिया गया है रिसेंटली 2023 में। मरचा चावल की तस्वीर को आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये धान है, इसी से चावल तैयार होता है, इसी का ये इमेज है। मरचा चावल या फिर धान जो है बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के चनपटिया प्रखंड में स्थानीय रूप से पाए जाने वाला चावल का एक किस्म है। यह चावल अपने सुगंधित स्वाद और चूड़ा बनाने के लिए प्रसिद्ध है।
अच्छा, चूड़ा बनाने की या फिर चूड़ा के बारे में जानकारी अभी हमने आपको दिया था। देखिए, इस चावल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर पश्चिमी चंपारण में जो चनपटिया प्रखंड है, इसी को जीआई टैग दिया गया। मूल रूप से देखा जाए तो ये 6 प्रखंड में पश्चिमी चंपारण में उगाया जाता है, लेकिन जो जीआई टैग मिला है, वो मिला है चनपटिया प्रखंड को, और ये बिहार का छठा कृषि उत्पाद है जिसे जीआई टैग मिला है। कृषि कैटेगरी में ये नंबरिंग भी आपको ध्यान रखना है। आपको लग रहा होगा कि ये चीज़ें बहुत आसान है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, मरचा चावल जो ये छठा उत्पाद है बिहार से जिसे जीआई टैग मिला है, इसे अप्रैल 2023 में जीआई टैग दिया गया। ये ध्यान रखिए। और अभी हमने आपको बताया था चावल का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो चावल का जो वैज्ञानिक नाम है वो है ओरिजा सैटिवा। ठीक है? तो ये चीज़ें यहाँ पर आप ध्यान रखें। अब यहाँ पर इससे संबंधित सारी जानकारी समाप्त हो जाती है। अब आपको इस वीडियो से संबंधित एक प्रश्न हम पूछ रहे हैं, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में जाना है और हमें विस्तार पूर्वक लिखना है। ये प्रश्न इसी वीडियो से संबंधित है। प्रश्न है कि वो पहला भारतीय उत्पाद कौन-सा था जिसे जीआई टैग दिया गया और किस वर्ष दिया गया था जीआई टैग? आप लोग कमेंट बॉक्स में जाएँगे और वहाँ पर विस्तार पूर्वक लिखेंगे। और फाइनली जाते-जाते मैं आपको ये बता दूँ, इस बुक के बारे में जो जानकारी हमने आपको दिया, अमेज़न का लिंक है, इस बुक का लिंक अमेज़न का जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ पर जाकर इसको ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। नज़दीकी बुक स्टॉल पर जाकर आप इसकी डिमांड कर सकते हैं। आपको वहाँ ये बुक मिल जाएगा, खास करके अंग्रेजी मीडियम के छात्रों के लिए अपनी प्रिपरेशन को नई दिशा देने के लिए ये काफ़ी उपयोगी पुस्तक है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।